Hello students, today's topic is gravitation and chapter is also gravitation. अब gravitation है क्या? इसमें क्या है कि कहते पूरे के पूरे यूनिवर्स में सपोज कोई भी दो बॉडीज़ हैं. सपोज वी हैव टू बॉडीज़ A एंड B. एक का मास है m1, सेकेंड का मास है m2. दीज आर द सेंटर्स. ठीक है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ स्मॉल r. ठीक है, अब देखो इसमें है क्या. उसने बोला एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. कहते हैं यूनिवर्स में कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ. जैसे ए बॉडी बी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है फोर्स एफ के साथ, सिमिलरली बी बॉडी भी ए बॉडी को अब फोर्स लगा के अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी. मैग्नीट्यूड वाइज दिस फोर्स इज इक्वल बट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर and this whole property is called as gravitation. तो gravitation basically belongs to any two bodies of the universe. कोई भी दो bodies हो सकती हैं, उन दोनों के बीच में जो force लगता है that is called as gravitational force. ठीक है, this gravitational force capital F is number 1 directly proportional to product of masses of two bodies, दोनों bodies के masses का product, and inversely proportional to square of the distance between two bodies. अब masses का product है, directly proportional है और distance का inversely है. क्यों? देखो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उसके ऊपर force of attraction ज़्यादा लगेगा. अब इसका मास ज़्यादा तो इसको ज़्यादा फोर्स के साथ इसको अपनी ओर खींचना पड़ेगा. इसका मास ज़्यादा तो इसको भी इसको अपनी ओर खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है. तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. लेकिन जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? अब देखो ये दो बॉडीज़ थोड़ी सी पास रखी हुई हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग. लेकिन अगर इन्हीं दो बॉडीज़ को मैं बहुत दूर कर दूँ, मीन्स कि अगर मैं सेपरेशन जो आर है वो इंक्रीज़ कर दूँ, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो वीक हो जाएगा. कब? जब मैंने डिस्टेंस ज़्यादा कर दी. इफ़ आर इज़ मोर देन एफ इज़ वीक. मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स वीक हो जाता है, डिस्टेंस कम करने से फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अब स्क्वायर क्यों है? ए टू बी भी डिस्टेंस आर है और बी टू ए भी डिस्टेंस आर है. जैसे मासेस का प्रोडक्ट है वैसे डिस्टेंस का भी प्रोडक्ट है. सो आर इंटू आर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर. देयरफॉर कंबाइनिंग 1 and 2 we get F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. जब हम ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा ए कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2 divided by r square. Number 3 where G is a constant of proportionality called as universal gravitational constant. और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11. अब इसके यूनिट्स बनाने हैं मैंने, यहाँ से सीख लेते हैं. जैसे हमारे पास f की वैल्यू होती है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. मुझे यहाँ से g के यूनिट्स चाहिए, तो g क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2. तो इसके यूनिट्स देखो फोर्स के क्या आ जाएंगे? न्यूटन. डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का आ जाएगा किलोग्राम, इसका भी आ जाएगा किलोग्राम, तो नीचे आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर. तो वो क्या आ जाएगा? किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर आर द यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन SI सिस्टम. ठीक है, ये आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड दिस इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 3, अभी हमने कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको डिफाइन करना है. नाउ फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इधर आ जाएगा जी m1 m2 इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 नंबर 4। ठीक है, अब मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए। पुट R इज इक्वल टू 1 मीटर, m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg इन इक्वेशन नंबर 4। जब हमने g को डिफाइन करना होता तो राइट साइड में जो हमने पैरामीटर्स हैं उनकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर मीन्स r यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये आ जाएगा 1 इंटू 1, तो आ जाएगा सिंपली f। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज सिंपली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 5। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। कब, जब दोनों बॉडीज़ का मासेस हमने 1 यूनिट लिया है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज ऑल्सो 1 मीटर। देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F when two bodies of unit mass means 1 kg are separated by a unit distance means 1 मीटर। ये तो हो गया जी की जो डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाएंगे, यूनिट्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अब इसके आ जाएंगे डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। अब यहाँ से निकाल लेते हैं जी डायमेंशन, बिकॉज जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स के क्या होते हैं फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलेरेशन। डायमेंशन क्या हो जाएंगे, मास के m1, एक्सेलेरेशन क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। देखो एक्सेलेरेशन बेसिकली होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, नीचे एक टाइम हो रहा है तो आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। तो आ जाएगा m1, एक्सेलेरेशन की जगह डिस्टेंस का क्या आ जाएगा L1, नीचे टाइम स्क्वायर का आ जाएगा t-2, ये आ जाएगा फोर्स के। अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर। तो जो नीचे मास है m1 इंटू m2 ये आ जाएगा m इंटू m, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ये आ जाएगा m स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, इसको नंबर दे लेते हैं। ऊपर भी नंबर 4 था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी नंबर 4 दे लेते हैं। पुट इन 4, तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स की डायमेंशंस थे m1 L1 t-2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर है, मास m1 m2 है तो उसका आ जाएगा m2। एक कट गया, नीचे m1 रह गया, अभी आ जाएगा m-1 L1 और L स्क्वायर, L1 इंटू L2, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये आ जाएगा L3 या L3। m-1 L3 t-2 आर द डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ universal gravitational constant. This was all about Newton's law of gravitation. Thank you.